हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह आज आपके सामने लेके आया हूँ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का बहुत महत्वपूर्ण अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है विलयन यानी सॉल्यूशन। उसी कड़ी में इससे पहले हम लोग इसके 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, तुल्यांक के भार किस तरीके से निकालते हैं, मोल प्रभार, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं अणुसंख्या गुणधर्म, और इसके नोट्स अपलोड कर दिए गए हैं। इसका नोट्स का वीडियो बना दिया गया है, तो आप लोग वहां से जाकर इसके नोट्स लिख लेंगे। सबसे पहले आज आपको यहाँ पर पढ़ना होगा कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, किसको कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। और अणुसंख्यक गुणधर्म को बेटा इंग्लिश में कहा जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी हम लोगों ने ये जाना है कि विलयन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए हमारे पास बहुत सारी विधियां थी। हमने मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभार और क्या कहते हैं मोललता, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। अब ये अणुसंख्यक गुणधर्म होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। अणुसंख्यक, अणु का मतलब होता है अणु। किसके अणु? विलय के अणु बेटा, किसके? विलय के। और संख्यक मतलब होता है बेटा संख्या। तो अगर हम ओवरऑल इसको समझना चाहे तो विलय की संख्या, यानी ऐसे गुण, विलयन के ऐसे गुण जो विलय की संख्या पे निर्भर करते हैं, उन्हें हम लोग बेटा क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। क्या कहा मैंने? विलयन के ऐसे गुण जो विलय की संख्या पे निर्भर करते हैं, उनको हम लोग बेटा क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। इतनी प्यारी सी बात समझ में आ गई कि विलयन के वे गुण जो विलय की अणुओं की संख्या पे निर्भर करते हैं, उन्हें हम लोग बेटा क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अब बेटा ये अणुसंख्यक गुणधर्म है कितने? तो ये 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म आपको पढ़ने हैं। पहला अणुसंख्यक गुणधर्म है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। दूसरा है बेटा, इसकी इंग्लिश हो जाएगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होता है वेपर प्रेशर, इस पे भी बात करेंगे, बहुत जल्द इस पे बात करने वाले हैं। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म है कितने। तो पहला हो गया। दूसरा बेटा इसका होता है क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सब बात करेंगे क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है हिमांक का अवनमन। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, अवनमन का मतलब होता है कम होना। हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी हम इसको लोग बोलते हैं परासरण दाब। परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये बेटा आपके 4 अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, और जहां पर आपके पास सिलेबस में या आपके एग्जाम में हम कहें भर भर के न्यूमेरिकल्स आते हैं। थ्योरी वाला पोर्शन खैर कम पूछा जाता है, लेकिन उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए पढ़ना जरूरी है कि जब तक आप इसके थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे, उसके थ्योरी को नहीं समझेंगे, तब तक न्यूमेरिकल्स नहीं लगेंगे। कोई भी चैप्टर पढ़िए, चाहे फिजिक्स में पढ़िए या फिर बेटा आप केमिस्ट्री में पढ़िए, हमेशा एक बात याद रखिए, जब तक आपको थ्योरी बेहतर नहीं तैयार होगी, तब तक आप न्यूमेरिकल पे कमांड नहीं कर सकते। इसलिए थ्योरी बहुत जरूरी होती है।
एक एक स्टेप को पढ़ा जाता है और एक एक स्टेप को बेटा क्या होता है, समझा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। हमने आपको बताया विलयन का ऐसा गुण जो विलय की संख्या पे निर्भर करता है अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। और ये अणुसंख्यक गुणधर्म बेटा कितने होते हैं, 4 हमारे सामने हैं। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्वथनांक का उन्नयन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट इज परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 अणुसंख्यक गुणधर्म हमको पढ़ने हैं। अगर हो जाएगा तो चारों पढ़ेंगे, या तो 3 पढ़ेंगे या 2 पढ़ेंगे। तो मिनिमम 2 तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं आज की डेट में, आज की क्लास में। ठीक है, तो सभी लोग बेटा इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो सभी ने बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अब देखिए बेटा हमको जो पढ़ना है सबसे पहले, एक मिनट बेटा, तो बेटा सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब जो हम लोग आज पहला सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। सबसे पहले कुछ यहाँ पे शब्द हैं जिनके बारे में बेटा जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक शब्द यूज होता है अवाष्पशील पदार्थ और वाष्पशील पदार्थ। इन शब्दों को पहले जान लीजिए आप लोग, फिर आगे हम इस पर हेडिंग पे तब बात करेंगे। अवाष्पशील पदार्थ और एक बेटा होता है वाष्पशील पदार्थ। इंग्लिश में इसको बोला जाता है नॉन वोलाटाइल, और इनको बोला जाता है वोलाटाइल। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंस जिनका बेटा क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। जो वाष्पित होते हैं उनको बोला जाता है वाष्पशील पदार्थ, और जिनका बेटा वाष्पीकरण नहीं होता है उनको क्या बोला जाता है, अवाष्पशील पदार्थ। अवाष्पशील पदार्थ में आपने अगर इसको आप एक्सपेरिमेंट करिएगा, अवाष्पशील पदार्थ आपका जैसे नमक है और चीनी है। अगर आपने नमक को पानी में घोल दिया तो पानी क्या है, वाष्पशील है, जबकि नमक क्या है, अवाष्पशील है। जब आप इसको हीट करेंगे नमक और पानी के सॉल्यूशंस को, तो जब पानी गर्म होगा यानी वो सॉल्यूशन जब गर्म होगा तो पानी वेपर बन के उड़ जाएगा, उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। वेपर बन के वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, उसी को बेटा क्या कह रहे हैं, वाष्पीकरण कह रहे हैं। तो जब सारा पानी उड़ जाएगा तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, अवाष्पशील पदार्थ मिल जाएगा, यानी नमक आपको लास्ट में मिल जाएगा। आपके घर में मम्मी लोग क्या करती हैं, मिठाइयाँ बनाती हैं, अक्सर त्योहारों पे मिठाई बनाई जाती है, तो वो लोग क्या करती हैं, चीनी और पानी का घोल मिलाती हैं, और फिर उसको, अगर हमारे घर में गैस है तो गैस पे रखते हैं, या चूल्हा होता है तो चूल्हे पे उसका सॉल्यूशन को रखते हैं और उसको लगातार हीट करते हैं। तो जब लगातार उसको हीट करती हैं तो एक समय ऐसा आता है कि उसका जो पानी होता है वो वेपर बन के उड़ जाता है, और जो नीचे जो अवाष्पशील पदार्थ होता है वो धीरे धीरे सॉलिड स्टेट में आने लगता है, और वही हमें मिठाई के रूप में मिल जाता है। ठीक है, तो अवाष्पशील पदार्थ जो होंगे बेटा वो क्या होंगे, कभी भी वाष्पित नहीं होंगे, जबकि वाष्पशील पदार्थ जो वोलाटाइल होंगे वो बेटा क्या हो जाएंगे, वाष्पित हो जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो पहली बात आपको समझ में यह आना चाहिए कि अवाष्पशील पदार्थ बेटा कभी भी क्या होंगे, वाष्पित नहीं होंगे। पहला पॉइंट। देखिए ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, ये सब आगे यूज होगा, इनका आपको याद रहना चाहिए कि ये सब चीजें आपके आगे यूज होने वाली है। अब यहां पर एक और हम बात को समझते हैं कि वाष्प दाब क्या होता है। वाष्प दाब, तो सबसे पहले समझिए वाष्प दाब क्या होती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के हिसाब से इसको अगर हम समझे कि एग्जाम्पल के थ्रू, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक पात्र लिया है और टेम्परेचर हमने बेटा कैसा रखा है, स्थिर रखा है, स्थिर ताप पर। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर। और इस पे आपने क्या डाला है, एक विलायक डाला है। क्या डाला है, एक विलायक डाला है। ये बेटा हमारा क्या, इसके अंदर विलायक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या है बेटा, विलायक है। और विलायक के अणुओं, यानी ये कैसा है, वाष्पशील अगर पदार्थ है तो जो विलायक की अणुएं होंगी तो उनको क्या मिलेगी बेटा, उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी जो सतह पर, इसकी सतह पर जो अणुएं होंगी, इसकी सतह पर बेटा जो अणुएं होंगी, सपोज करिए आपने यहाँ पे वाटर लिया है,
तो वाटर की अणुएं जो सतह पर होंगी तो बेटा ये क्या होंगी, वाष्प बनकर बाहर की तरफ निकल जाएंगी और ये वातावरण में चली जाएंगी। तो ये जो वाष्प की जो जल की अणुएं हैं वो वाष्प बनके कहाँ चली जाएंगी बेटा, इस वातावरण में चली जाएंगी। लेकिन अगर स्थिर ताप पर हम क्या करें, इस ध्यान से मेरी बात सुनना, इस पात्र को बेटा हम क्या कर दें, बंद कर दें। क्या करें, इस पात्र को अगर हम बेटा बंद कर दें तो यहां से ये जो वाष्प की अणुएं निकलेंगी वो इसकी दीवार से बेटा क्या होंगी, टकराएंगी, और टकराएंगी तो ये अणुएं आपस में बेटा क्या होंगी, संघनित्र होंगी, यानी अणुएं आपस में मिलेंगी, जुड़ेंगी। तो जब ये आपस में संघनित्र होंगी तो फिर से ये बेटा क्या बन जाएंगी, द्रव बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, द्रव बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी मेरे बच्चे, द्रव बन जाएंगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर द्रव, यानी ये नीचे बेटा आपका क्या है, द्रव है, और ऊपर बेटा क्या है, गैस है। तो द्रव और गैस दोनों बेटा किस स्टेट में आ जाएंगे, साम्य अवस्था में आ जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे, साम्य अवस्था में आ जाएंगे। तो स्थिर ताप पर साम्य अवस्था में गैस द्वारा द्रव पर जो दाब लगाया जाता है उसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनना। स्थिर ताप पर, एक निश्चित ताप पर, साम्य अवस्था में, दोनों साम्य अवस्था में होना चाहिए, यानी गैस से द्रव बन रहा हो और द्रव से बेटा क्या बन रही हो, गैस बन रही, तो वो क्या होती है, साम्य अवस्था होती। यानी जितना गैस बन रहा है और वही गैस फिर से क्या बन जा रही है, द्रव बन जा रही। तो ये कहां पे पॉसिबल हो पाएगा, किसी एक बंद पात्र के अंदर ही पॉसिबल हो पाएगा। तो क्या कहा मैंने, स्थिर ताप पर, कहां पर बेटा, स्थिर ताप पर साम्य अवस्था में किसी गैस द्वारा द्रव पर लगाया गया दाब, गैस द्वारा द्रव पर लगाया गया दाब मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, ये मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। क्या ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हुआ, ठीक है। इसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं, और वाष्प दाब को हम लोग बेटा लिखते हैं पी से। कुछ एक बातें यहां पर आपको फिर से समझनी है, तो इसको बेटा क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। अब ये वाष्प दाब बेटा कुछ बातों पे निर्भर करता है। कैसे, कुछ समझिए ये किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो सबसे पहले आप यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो वाष्प दाब होता है वो द्रव की प्रकृति पे भी निर्भर करता है। तो पहला बेटा क्या है, द्रव की प्रकृति पे निर्भर करेगा, द्रव की प्रकृति पे। अब द्रव की प्रकृति पे सर कैसे निर्भर करेगा, ये समझना मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको चीजें आगे समझ में आए, इनको समझना बहुत जरूरी है। तो द्रव की प्रकृति पे कैसे निर्भर करेगा, कि जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई दो लिक्विड ले लिए, सपोज करिए एक लिक्विड ए लिया है और एक लिक्विड बी लिया है। एक में लिक्विड मैंने बेटा ए लिया है और एक में मैंने लिक्विड बी लिया है, तो दो द्रव हमने ले लिया, और इन दोनों द्रव का अपना वाष्प दाब होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। कि सपोज करिए यहां पर हमने लिया है C2H5O C2H5, इसका नाम है डाइएथाइल ईथर, ए में लिया है, और बी में हमने दूसरे में बेटा हमने लिया है C2H5OH, यानी हमने बेटा यहां पर ये क्या लिया है, एल्कोहल लिया। तो एक में लिक्विड क्या लिया है बेटा, हमने डाइएथाइल ईथर लिया है, और दूसरे में हमने बेटा क्या लिया है, एल्कोहल लिया है। थोड़ा सा इसको समझिएगा क्या है। तो बेटा इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक में हमने लिया है डाइएथाइल ईथर, ये किसका फार्मूला है बेटा, ये डाइएथाइल ईथर है, मैं लिख देता हूं, डाई एथिल ईथर है, और ये मेरे बच्चों क्या है, एल्कोहल है। बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से समझो बस। डाइएथाइल ईथर है तो समझो, अभी आप लोगों ने एक बल का नाम सुना होगा, जब जैसे ठोस हमारा है तो ठोस की जो अणुएं होती हैं उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। क्या होता है, आकर्षण बल होता है। अब सपोज करिए यहाँ पे जो डाइएथाइल ईथर की अणुएं हैं, यहाँ पर भी इसके ऊपर अणुएं होंगी बेटा, सीधी सी बात है, ये अणुएं इस पर भी होंगी और इस पर भी बेटा अणुएं होंगी, इस तरीके से, है ना। यानी इनकी सतह पर, इसकी सतह पर एल्कोहल की अणुएं होंगी और इसकी सतह पर ईथर की अणुएं होंगी, यानी डाइएथाइल ईथर की अणुएं होंगी, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर कौन ज्यादा वाष्पित होगा, तो ये द्रव की प्रकृति पे निर्भर करेगा। कैसे, अगर मान लीजिए इन अणुओं के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा
तो ये आसानी से एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, और जब एक दूसरे को आसानी से छोड़ेंगे नहीं तो ये बेटा वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगी। किस में नहीं कन्वर्ट होंगी? वेपर में नहीं कन्वर्ट होंगी। और जब वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगी तो सपोज करियो जब मैं इस पात्र को बंद कर दूंगा, मैं इस पात्र को इस तरीके से बंद करूंगा, तो जब यहां से वाष्प कम निकलेगी तो बेटा यहां पर क्या होगा, इस वाष्प के द्वारा इसकी सतह पर जो दाब लगाया जाएगा तो कम लगाया जाएगा। सीधी सी बात है। अगर मान लीजिए इन अणुओं के बीच में आकर्षण बल ज्यादा है, सॉरी आकर्षण बल कम है, अणुओं के बीच में क्या है बेटा, आकर्षण बल कम है, ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर किसी के बीच में बॉन्डिंग अच्छी है तो वो आसानी से अलग नहीं होंगे, तो बड़ा जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। अगर किसी के बीच में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो वो आसानी से अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर बॉन्डिंग से आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर अगर ये जो डाइएथाइल ईथर होता है, इनके बीच का बेटा जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है, यानी इनके बीच वांडर वाल फोर्स होता है वो बेटा क्या होता है, वीक होता है, कम होता है। तो ये अणुएं आसानी से क्या होती, गैस बन जाती है, आसानी से क्या हो जाएंगी, गैस बन जाएंगी। और ये इसकी अपेक्षा में ज्यादा आसानी से क्या हो जाती है, वाष्प बन जाती है, जिसके कारण इनका दाब क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो जितना ज्यादा वेपर, जितनी जल्दी और जितना ज्यादा वेपर बन जाएगा उसका वाष्प दाब उतना ज्यादा होगा, और जिसका जो जितनी देर में बेटा क्या होगा, ध्यान सुनना, जो जितना कम वेपर में कन्वर्ट होगा उसका वाष्प दाब उतना कम होगा। अगर इन दोनों में तुलना की जाए तो वाष्प दाब किसका ज्यादा होगा, डाइएथाइल ईथर का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि सर इसके अणुओं के बीच जो वांडर वाल फोर्स होता है वो बेटा कैसा होता है, कम होता है। या हम सीधी सी बात कहें कि इनके बीच के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। तो आकर्षण बल कम होने के कारण इसकी जो अणुएं हैं वो तेजी के साथ वेपर में कन्वर्ट होती हैं, और इस वो द्रव की सतह पर साम्यावस्था में होने के बाद द्रव की सतह पर क्या करती हैं, एक दाब डालती हैं। तो ये ज्यादा दाब डालती हैं और ये बेटा क्या डालती हैं, कम दाब डालती हैं। तो ये दोनों ही कैसे थे, वाष्पशील थे। ये दोनों ही बेटा कैसे थे, वाष्पशील थे। लेकिन अब हम यहाँ पर आपको समझाने वाली बात यहाँ पर यह है कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, यानी पहले अवनमन का मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि वाष्प दाब का अवनमन क्या है, फिर अपेक्षित अवनमन को समझ लेंगे। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। और दूसरा जो वाष्प दाब निर्भर करता है वो बेटा किस पे निर्भर करता है, ताप पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, ताप पे निर्भर करेगा। सर ताप पे कैसे निर्भर करेगा, भाई बिल्कुल करेगा। भाई आप इसको हीट करोगे, हीट करने के बाद आप इसको ऊर्जा दे रहे हो ना, तो इसके अणुओं को क्या मिल जाएगी, काइनेटिक ऊर्जा मिल जाएगी। और जैसे ही बेटा इनको काइनेटिक ऊर्जा मिल जाएगी तो ये क्या होंगे, आपस में टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो क्या करेंगे, द्रव की सतह को छोड़ करके किस में कन्वर्ट होंगी, गैस में कन्वर्ट होंगी। तो इनके बीच आकर्षण बल क्या है, कमजोर है, तो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट होंगे, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जो वाष्प दाब है वो द्रव की प्रकृति पे भी निर्भर करेगा, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों किस पर निर्भर करेगा, ताप पर भी निर्भर करेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं, सिर्फ आप लोग समझते रहिए। लास्ट तक आपको एक एक पॉइंट का मतलब बताऊंगा कि आखिर वास्तव में है क्या। ठीक है, ध्यान से देखिए। अभी आपने को हमने पढ़ाया कि वाष्पशील और अवाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं। अब हमारी बात को और ध्यान से समझिएगा कि सपोज करिए यहां पर बेटा हमारे पास एक लिक्विड है, ध्यान से सुनिएगा, और इस लिक्विड में मैंने लिया है, मान लीजिए जल है। तो यहां पर इस जल का जो वाष्प दाब है उसको, ये क्योंकि शुद्ध है तो इसको मैंने लिख दिया पी नॉट। शुद्ध के लिए क्या लिखोगे, पी नॉट, और ये क्या है, सोल्यूशन, विलायक है, तो पी नॉट ए। तो यहां पर बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये पी नॉट ए क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। क्या है बेटा, ये शुद्ध विलायक का मेरे बच्चों क्या है, वाष्प दाब है। समझ में आ गई इतनी बात। अब यहां पर देखो, इसकी सतह पर अणुएं थी और ये प्रेशर लगा रही थी। तो यहां पर अगर मैं इसको बंद करूंगा तो यहां पर सपोज करिए इसकी बेटा क्या थी, इस तरीके से अणुएं थी। क्या कर रही थी बेटा, ये इसकी क्या थी, अणुएं थी। और ये अणुएं बेटा इस तरीके से ऊपर की तरफ वेपर बन रही थी। क्या बन रही थी बेटा, वेपर बन रही थी। तो वेपर बनने के बाद साम्य अवस्था में जैसे आती थी, उसके बाद ये क्या करती थी, इस पर एक प्रेशर डालती थी, इस गैस पर एक दाब डालती थी,
जिसको हम लोग बेटा क्या कहते थे, वाष्प दाब कहते थे। तो यहाँ पर अभी ये सिर्फ विलायक है, तो विलायक के कारण यहाँ पर क्या होगा, जो वेपर प्रेशर होगा वो वाष्प दाब जो होगा किसके कारण होगा बेटा, सिर्फ विलायक के कारण होगा। तो ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। क्लियर है इतनी बात। लेकिन अगर सपोज करो इसमें मैंने मिला दिया अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ, क्या मिलाया मेरे बच्चे, अवाष्पशील पदार्थ मिलाया मैंने। जब मैंने इसमें अवाष्पशील पदार्थ बेटा मिला दिया, तो सपोज करो मैंने चीनी मिला दिया, पानी मिला दिया, चलो सॉरी पानी तो है ही है भैया वाष्पशील, तो मैंने चीनी मिला दिया। और जैसे मैं इसमें चीनी मिलाऊंगा तो ऐसा तो है नहीं कि बेटा जब सोल्यूशन बनेगा तो ऊपर सतह पर सिर्फ और सिर्फ पानी की ही बूंद अणुएं रहेंगी, कुछ चीनी की भी अणुएं आएंगी। तो सपोज करो यहां पर इस तरीके से चीनी की अणुएं आ गई। किसके अणुएं आ गई, चीनी के अणुएं आ गई। तो पहले अब जरा दिमाग लगाओ और बताओ कि पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अणुएं किसमें, वेपर में बदल रही थी। लेकिन चीनी कैसी है, अवाष्पशील पदार्थ, तो ये तो वाष्पित होगा नहीं। अब इसकी जो नीचे की अणुएं होंगी, सपोज करें इसके नीचे की अणुएं होंगी, अगर इनको जैसे ही ऊर्जा मिलेगी, इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये टकरा करके वापस आ जाएंगी। यानी वेपर प्रेशर कहीं ना कहीं बेटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस समय जो इसका वेपर प्रेशर होगा उसको बेटा हम लोग लिखेंगे पीए। तो पीए जो है बेटा ये क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। क्या है ये बेटा, क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। समझ में आया, ये किसका वाष्प दाब है, ये विलयन का वाष्प दाब है। और ये बेटा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। यानी जब हमने चीनी नहीं मिलाई थी तो वो विलयन नहीं बना था। विलयन के लिए विलय और विलायक होना चाहिए। फिर इसमें हमने विलय मिलाया, कैसा मिलाया, अवाष्पशील पदार्थ, यानी अवाष्पशील विलय मिलाया। तो उस समय ये बन गया सोल्यूशन, और सोल्यूशन का जो वाष्प दाब होगा वही क्या होगा, पीए होगा। ठीक है। तो जरा दिमाग लगाओ कि पहले 10 अणुएं बेटा क्या कर रही थी, वेपर में कन्वर्ट हो रही थी। उस समय वेपर प्रेशर मेरे बच्चे क्या था, ज्यादा था। लेकिन अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया मैंने तो इसका वेपर प्रेशर बेटा क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया बेटा, कम हो गया। तो अब यहां पर वाष्प दाब के अवनमन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि वाष्प दाब का अवनमन। तो वाष्प दाब का अवनमन मतलब होता है बेटा कि इनका अंतर, कि यानी पहले वेपर प्रेशर कितना था और उसके बाद जब आपने विलय मिला दिया तो कितना बचा, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, उसी को कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। तो यहां पर बेटा हो जाएगा वाष्प दाब का ये अवनमन, यानी P0A माइनस PA। ये अंतर ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब का अवनमन। मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन के वाष्प दाब का जो अंतर होगा उसे ही बेटा क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। और जब बात आती है कि सर वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन को क्या कहा जाता है, तो इसको भी लिख देता हूं, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। तो इसका फार्मूला बेटा होता है, फार्मूला क्या, इसको याद कर लेना, वाष्प दाब का अवनमन बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये है तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो बेटा वाष्प दाब का अवनमन कितना है, तो ये है P0A माइनस का PA और अपॉन शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है, P0A। तो यही बेटा हमारा क्या कहलाता है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहलाता है। क्या इतनी प्यारी सी बात समझ में आ गई। देखो एक क्लास को बेटा तैयार करने में, उसको समझाने में बहुत सारा समय लगता है। किस तरीके से समझाना है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को वो बात समझ में आ जाए। तो कोशिश मैंने किया है आपको एक कठिन चीज को, एक जटिल चीज को बहुत आसान और बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश किया है। और उम्मीद करता हूँ हर एक बच्चे को समझ में भी आया होगा।
लेकिन बेटा आपका भी एक कर्तव्य है कि आप इसको पढ़िए, समझिए। अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा, आप 2 बार वीडियो को देखिए, पर इसको समझ लीजिए, क्योंकि आधार यही है। आगे की जो चीजें आप पढ़ने वाले हैं उसमें अवाष्पशील पदार्थ का बार बार जिक्र किया जाएगा, वाष्प दाब का कहीं ना कहीं जिक्र किया जाएगा। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए कि वाष्प दाब क्या होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर और बन सकता है आपके मन में कि सर वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन की अगर हम परिभाषा लिखें तो वो क्या लिखेंगे, उसको हम बताएंगे। जल्दी से इसको पहले आप नोट कर लीजिए, नोट करना जरूरी है, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। अब आगे देखो इसको लिखना कैसे है ये भी समझ लो। अभी ये समझ में आपको आ जाना चाहिए, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या कहते हैं पहले देखो, समझ लो इसको, बात को जरा। ये कहता है कि किसी भी विलयन, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, और एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो किसी विलयन में वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, या याद रखिए बेटा, किसी विलयन का वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। क्या कहा मैंने, मैं लिखता हूं जरा। यही इसकी परिभाषा हो जाएगी, यही इसकी बेटा क्या हो जाएगी परिभाषा, इसके बारे में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा विलय के मूल प्रभाज के। किसके बराबर होगा बेटा, विलय के मूल प्रभाज के बराबर होगा। तो किसी विलयन में वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता। तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन मतलब P नॉट A माइनस का PA अपॉन P नॉट A, ये वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है। और मूल प्रभाज, तो मूल प्रभाज को जीटा से लिखते किसका, विलय का, तो ये इसका हो जाएगा जीटा P। क्लियर है बेटा, ठीक है। चूंकि अब आगे देखिए, इसके लिए हम फार्मूला बनाते हैं। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर जीटा बी बराबर हमारा होता है जीटा बी के लिए लिख रहा हूं, तो यहाँ पर आप घटक बी के लिए है तो मोल भी किसके रहेंगे, बी के, और नीचे रहेगा Na प्लस NB। तो इस तरीके से यहाँ पर जीटा बी का आ गया, इस मान को यहाँ पर आप भर दीजिए। तो इधर बेटा क्या दिया गया आपको, P नॉट A माइनस का PA अपॉन बेटा क्या हुआ P नॉट A बराबर जीटा बी की जगह आपको लिखना है NB अपॉन NA प्लस बेटा आप क्या लिखेंगे, NB लिखेंगे। क्लियर है। अब मान लीजिए यहां पर तनु विलयन के लिए यानी सॉल्यूशन जो है बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। कैसा है बेटा, बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। तो उस कंडीशन में बेटा मान लेना जो NB है वो Na की अपेक्षा में बेटा क्या है, बहुत कम है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए NB को क्या करने पर बेटा, नगण्य लेने पर, नगण्य मतलब शून्य लेने पर। तो जब इसको आप शून्य लेंगे तो उस कंडीशन में यहां पर क्या बनेगा, P नॉट A माइनस का PA अपॉन बेटा क्या हो जाएगा P नॉट A। अब जब आप NB को नगण्य ले लेंगे, शून्य ले लेंगे, तो क्या बचेगा, ऊपर हमारे पास है बेटा NB और नीचे हमारे पास बेटा क्या है, Na है। तो शून्य हो गया ना, तो NB बटे Na बचा। और आप जानते हैं इसका हम अगर फार्मूला बनाए P नॉट A माइनस का PA अपॉन क्या है बेटा P नॉट A। अब NB की जगह पे हम बेटा क्या लिख सकते हैं, W अपॉन MB, ये आप लोग जानते हैं। और Na की जगह पे बेटा हम क्या लिख सकते हैं, WA अपॉन MA। अब ये सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर चली जाएगी, तो क्या बनेगा P नॉट A माइनस का PA अपॉन बेटा P नॉट A, और बराबर में ये MA चला जाएगा WB के पास, तो बेटा क्या बनेगा WB इंटू MA, और अपॉन यहाँ पर बेटा क्या है WA और MB इसके पास आ जाएगा, तो ये MB।
तो ये बेटा वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का फार्मूला बन गया, जिस पर आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन पर। तो यहाँ पर इसको आप बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये बहुत सारी ये अगर हम बात करें अगर पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही था, समझाने योग्य बातें यही थी। अभी जब आप आगे पढ़ेंगे राउल्ट का नियम, अभी मैं राउल्ट का नियम हालांकि पहले पढ़ाना चाहिए था, पर मैं बाद को पढ़ाऊंगा राउल्ट का नियम, ताकि इन चीज़ों को मुझे समझाना था। तो राउल्ट के नियम में पूरी की पूरी कहानी को यही पढ़ना है। बहुत कुछ राउल्ट के नियम में वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन से ही रिलेट करेगा। तो इसलिए ये टॉपिक आपको बहुत आसानी से, यानी बहुत कोशिश करके इसको बेटा क्या करना है, तैयार करना है। और आज की क्लास को बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं, वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, उसमें बच्चे उसको पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे क्वथनांक में उन्नयन के साथ, यानी अणुसंख्या गुणधर्म के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। इसको आप तैयार जरूर कर लीजिएगा।